नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। यह आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इन सारी विशेषताओं के जितने भी बिंदुवार रूप दिए गए हैं, इन्हें अच्छे से याद कर ले। अगर प्रश्न वस्तुनिष्ठ आता है तो भी ये विशेषताएं पूछी जाती हैं। कई बार मिलान वाले भी प्रश्न आते हैं, उनमें भी इन्हें पूछा जाता है, और विस्तृत उत्तर वाले प्रश्नों में तो ये रहता ही है। तो छायावाद बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए इस पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। छायावाद की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। द्विवेदी युग ने कविता को उपदेशपरक और वर्णनात्मक बना दिया था। हमने पढ़ा था ना, द्विवेदी युग की विशेषता थी इतिवृत्तात्मकता। इससे कविता में नीरसता और शुष्कता आ गई, इसकी गहरी प्रतिक्रिया हुई और कविता में सूक्ष्म भावों की व्यंजना और प्रतीकात्मक शैली के प्रति प्रबल आग्रह उत्पन्न हुआ। यही सोच छायावाद में मुखरित हुई। तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। द्विवेदी युग में कविताएं कैसी होती थी? लंबी, विस्तृत और वर्णन प्रधान होती थी, जिस वजह से उनमें गद्यात्मकता का आरोप लगता है और कविता में एक नीरसता है। साथ ही साथ वो शुष्क प्रतीत होती है। और कविता से तात्पर्य ही होता है कि वह कोमल हो। तो इसी के विरोध में छायावादी कवियों ने सूक्ष्म मतलब संक्षिप्तता को अपनाया और प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात को रखनी चाहिए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि कविता संक्षिप्त हुई ही हुई और कोमल भावों को प्रस्तुत करने वाली बनी, जिसके लिए इन कवियों ने प्रतीकों का सहारा लिया है। तो पहली विशेषता स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। आगे बढ़ते हैं। अगली विशेषता जो है सौंदर्य भावना। सौंदर्य अनुभूति छायावाद की एक प्रमुख प्रवृत्ति है। मैंने पहले ही बताया कि कोमल भाव को व्यक्त करे ऐसी कविता छायावादी कवियों ने रची है। तो सौंदर्य तो रहेगा ही जहां भी कोमलता हो। तो सौंदर्य की अनुभूति करते थे छायावादी कवि। इनकी रचनाओं में सौंदर्य व्याप्त होता था। सौंदर्य मनुष्य के मन की एक शाश्वत भावना है। छायावाद में सूक्ष्म सौंदर्य की प्रतिष्ठा व्यापक रूप में हुई। प्रकृति के माध्यम से अशरीरी सौंदर्य की अभिव्यक्ति इस बात की प्रमुख विशेषता है। जैसे कि हम रीतिकालीन काव्य को जब हम देखते हैं तो वहां शरीरी सौंदर्य है, मांसल प्रेम है, जबकि छायावादी कवि ये श्रृंगारिकता के इस रूप से परे है। छायावादी काव्य में जो सौंदर्य का वर्णन है वो अशरीरी है। प्रकृति में चेतना का आरोप, उनका मानवीकरण छायावाद में विशेष रूप से हुआ। तो छायावाद में मानवीकरण अलंकार का अत्यधिक प्रयोग हुआ है और इसके लिए उन्होंने प्रकृति का सहारा लिया है। तो ये खास विशेषताएं हैं, हम ध्यान में रखेंगे। तो रीतिकाल में सौंदर्य कैसा है? वहां पे श्रृंगार है, मादकता है, शरीरी सौंदर्य का वर्णन है। लेकिन छायावादी कवि इससे ठीक उलट अशरीरी सौंदर्य, प्रकृति के सौंदर्य और फिर उसे समाज से जोड़ते हैं, व्यक्ति से जोड़ते हैं। तो यह विशेषता छायावाद की है। आगे बढ़ते हैं। मानवतावादी दृष्टिकोण। मानवतावादी दृष्टिकोण रविंद्र तथा अरविंद के दर्शन के प्रचार प्रसार से उत्पन्न हुआ है। तो ऐसा कहा जाता है कि छायावादी काव्य में रविंद्र का प्रभाव पड़ा है। रविन्द्रनाथ ठाकुर की रचनाओं का प्रभाव पड़ा है।
तो रविंद्र और अरविंद के दर्शन के प्रचार प्रसार से उत्पन्न हुआ था और गांधी जी के विचार का प्रभाव ही छायावाद की मानवतावादी प्रवृत्ति की आधारशिला है। करुणा को महसूस करना, लोक कल्याण की भावना, विश्व बंधुत्व का जो भाव है, ये सारे गुण छायावादी काव्य में देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली जो विशेषता है प्रेम भावना। छायावादी काव्य में प्रेम भावना को बहुत महत्व दिया गया है। लेकिन ये प्रेम कैसा है? ये श्रृंगारिक प्रेम की यहाँ बात नहीं हो रही है। इसमें मादकता नहीं है, अश्लीलता नहीं है। कैसा प्रेम है? मानव प्रेम, प्रकृति प्रेम, नारी प्रेम, शिशु प्रेम, अज्ञात के प्रति प्रेम की विस्तृत अभिव्यक्ति हुई। छायावाद में यहाँ नारी मात्र शरीर नहीं है, अपितु वह मानवीय भावना का मूर्त रूप है। तो रीतिकाल में जितनी भी फुहड़ता आ गई थी या द्विवेदी युग में जितनी नीरसता आ गई थी, इन सब से परे छायावादी जो काव्य है, जैसे शिशु से कैसे माँ प्रेम करती है, शिशु के समान कोमल भाव की अभिव्यक्ति छायावादी काव्य में हुई है। तो यहाँ प्रेम तो है, लेकिन इस प्रेम में मादकता, अश्लीलता का प्रभाव नहीं है। ये अज्ञात के प्रति प्रेम है, लेकिन यहाँ करुणा और विरह की प्रधानता है। आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगतता की प्रधानता, मैंने अभी कहा ही है। द्विवेदी युग में क्या स्थिति थी? द्विवेदी युग में व्यक्ति कहीं दबा हुआ था, उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती थी। सिर्फ समाज को लेकर द्विवेदी युग का काव्य चलता था और नैतिकता बहुत ज्यादा हावी थी। रचनाएं परिष्कृत और एक ढर्रे और परिपाटी में बंधी होती थी। उससे परे जो भी रचना होती थी, स्वतंत्र रचनाएं होती थी, उन्हें बहिष्कृत कर दिया जाता था। जैसे निराला की पहली कविता को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सिरे से नकार दिया था। तो उसी तरीके से यहाँ जब हम आते हैं छायावादी, जब हम काव्य की विशेषता में आते हैं, यहाँ क्या हुआ है? सामाजिक परंपराओं के कारण व्यक्ति दबा हुआ था, दब गया था, इसलिए छायावादी काव्य में इस स्थिति के प्रति तीव्र प्रतिक्रिया हुई और व्यक्तिगता उसकी मूल पृष्ठभूमि बनी। मतलब एक व्यक्ति को प्रधानता मिली, उसके व्यक्तित्व को। व्यक्तिगता क्या है? व्यक्तित्व है। व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रधानता मिली। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीयता और देशभक्ति। छायावादी काव्य में देशभक्ति और राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति हुई है। अपने देश के प्राचीन गौरव का उद्घाटन कर इस काल के कवि परोक्ष रूप से हमारे भीतर राष्ट्रीय चेतना जागृत करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली जो विशेषता है, नूतन जीवन मूल्यों की स्थापना। बदलती परिस्थिति के अनुकूल उक्त सामाजिक मान्यताओं को तोड़ना और नए मान मूल्यों की स्थापना अनिवार्य था। छायावादी रचनाकारों ने ऐसी स्थिति को गंभीरता से अनुभव किया, इसलिए कवियों का स्वर कैसा था? विद्रोही था। आगे बढ़ते हैं। आठवीं विशेषता क्या है? वेदना तथा हताशा। छायावादी काव्य की वेदना जहां निजी जीवन की असफलता के कारण पैदा होती है, वहीं देश की पराधीनता तथा राष्ट्रीय आंदोलन की विफलता से भी उत्पन्न होती है। ये वेदना कहीं कहीं आत्मा की वियोग अवस्था के कारण भी है, जो परमात्मा को पाने की आकुलता से जुड़ी है। तो वेदना और हताशा का वर्णन हुआ है। आगे बढ़ते हैं। रहस्य भावना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है जो छायावादी कवियों को आधुनिक काल में एक अलग ही विशेषता या अलग ही पहचान देती है। क्या है? रहस्य भावना। छायावादी काव्य में रहस्य भावना पाई जाती है, क्योंकि हमने अभी वेदना और हताशा में इस बात पे चर्चा की है कि कहीं कहीं आत्मा की वियोग अवस्था, तो जहां आत्मा परमात्मा के संबंध की बात आती है, वहां रहस्यवाद स्वानुभूति स्वाभाविक रूप से ही आ जाता है। छायावादी काव्य में रहस्य भावना पाई जाती है। बाह्य जगत से अधिक आंतरिकता पर अधिक बल छायावादी कवियों में पाया जाता है।
आगे बढ़ते हैं। प्रतीकात्मकता और लाक्षणिक शैली, ये भी महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि जहां रहस्यवाद होगा, जहां आत्मा परमात्मा की बात होगी, वहां प्रतीक आएंगे ही और शैली लाक्षणिक होगी ही। यह छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता है। क्या? प्रतीकात्मकता और लाक्षणिक शैली। इसके भीतर काव्य शैली का बहुत अच्छा विकास हुआ है, इसमें संदेह नहीं है। प्रकृति के मानवीकरण के लिए प्रतीकात्मकता का सहारा लिया गया है। तो आज हमने छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा की और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। उम्मीद है आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जिन भी बच्चों की आवश्यकता है, वो किस विषय में वीडियो देखना चाहते हैं, इस पर अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।